नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून का करंट अफेयर्स। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांग्रीला संवाद 2024 का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर में सांग्रीला होटल में ये संपन्न होता है और हर वर्ष वहाँ पर संपन्न होता है। इसको जो होस्ट करते हैं वो कौन है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS, ये लंदन का है, और सिंगापुर गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर इसको संपन्न करवाते हैं। ये एक्चुअल में है क्या? ये एशिया पैसिफिक में जो डिफेंस के मामले हैं, डिफेंस के स्तर की ये एक समिट है जिसमें सभी कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस जनरल मिलते हैं, जो एशिया पैसिफिक में अपने हित साधते हैं, तो वहाँ पे ये मिलके कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है। अब की बार जो इस मीटिंग में अगर हम देखें तो प्रथम सत्र को USA संबोधित करेगा और द्वितीय सत्र को, सेकंड जो सेशन है, उसको चाइना। अगर इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर हम लें तो ये सांग्रीला जो संवाद है, सांग्रीला होटल में इसकी स्थापना हुई, इस वजह से इसका नाम सांग्रीला संवाद पड़ा, जो कि कहाँ पे है? सिंगापुर में। 2002 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के जो जनक है वो कौन है? जॉन चिपमैन। जॉन चिपमैन ये IISS के ही संस्थापक हैं। इन्हीं की वजह से ये IISS का गठन हुआ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इन्होंने ही सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलकर 2002 में इसका पहला जो है एशियाई सुरक्षा सम्मेलन संपन्न कराया। इसको हम एशियाई सुरक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत ने इसका जो है 2018 में सत्र संबोधित किया था नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सांग्रीला संवाद एशिया पैसिफिक के जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें शामिल रहती हैं। ठीक है। हर साल ये कहाँ होगा? हर साल होता है, प्रत्येक वर्ष, और सिंगापुर में ही होता है, सांग्रीला होटल में। ये भी इम्पोर्टेंट है, सांग्रीला होटल में होता है। ये सांग्रीला वर्ड कहाँ से आया है? अगर आपने सांग्रीला के बारे में जानना है तो एक राइटर हैं जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन जो हैं, उनका एक उपन्यास है लॉस्ट पैराडाइज, उसमें इसका एक मिथिकल यूज किया गया है सांग्रीला का, वहीं से ये वर्ड आया है सांग्रीला। ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण जागरूकता अभियान के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तंबाकू पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी PV सिंधु। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी PV सिंधु। ये तंबाकू के नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान की जो है एम्बेसडर हैं, लोगों में जागरूकता फैलाएंगी। और ये किस मंत्रालय ने किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये अभियान चलेगा। इन्होंने ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है PV सिंधु को। अगर हम इससे रिलेटेड एक घटना देखें तो तेलंगाना में एक न्यूज आई जिसमें तंबाकू पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया, उत्पादन, वितरण और व्यापार तीनों स्तर पे।
ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको भी याद रखिएगा। तम्बाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ये कैंसर कारक है, इस वजह से इसके लिए जागरूकता अभियान विभिन्न स्तरों पर चलते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य स्तर और लोकल स्तर पे भी एनजीओ चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दीप्ति नवल, ऑप्शन बी शेफाली शाह, ऑप्शन सी सानिया मल्होत्रा, ऑप्शन डी राजश्री देशपांडे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सानिया मल्होत्रा को ये मिला है। इनकी मूवी है मिसेज, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड मिला है। पहली बार ये अपना अवार्ड जीती हैं कोई इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। ये और जो अन्य हैं दीप्ति नवल, शेफाली शाह और राजश्री देशपांडे, ये भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और सानिया मल्होत्रा इसमें विजयी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 5 अगस्त, ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो है 5 जून, ऑप्शन बी। इस दिन ये मनाया जाता है। अब की बार इसकी जो होस्ट किया है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया है। हर साल कोई ना कोई कंट्री इसको होस्ट करती है और वहीं एक थीम मिलती है। अब की बार जो थीम मिली है वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये इसकी थीम है 2024 के लिए, 2024। अब इसका जो बनने का क्या कारण रहा और कैसे ये बना और भारत का इसमें क्या योगदान है, ये सब हम अभी देखते हैं एक वीडियो में। WED वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस दिन ये क्या हुआ था 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम शहर में हुई थी, इसलिए इसका नाम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। यूएन के सानिध्य में हुई थी। यूएन ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी। इसमें क्या होता है कि 5 जून से 16 जून तक इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होती है विभिन्न कंट्रीज में। उसी से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से यूएनईपी निकलता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम, और विभिन्न संगठन निकलते हैं, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। तो उसी 5 जून से यूनाइटेड जो नेशन है या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाएगा और हर साल इसको एक थीम मिलेगी और एक कंट्री इसको होस्ट करेगी। 2018 में भारत ने इसको होस्ट किया था और भारत ने जब होस्ट किया था तो उसकी जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम देखें कि इस साल जो है 2024 में एक और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण घटना है, यूएनसीसीडी, इसका 30वां वर्ष है, ये 30वीं वर्षगांठ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये डेजर्ट को मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है। प्रयास करते हैं विभिन्न संगठन मिलकर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, मिलते हैं विभिन्न देश और उस पर कार्रवाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन ए है एनडीए, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूपीए, ऑप्शन डी यूडीएफ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एनडीए। एनडीए को मिला है 292 के समथिंग और इंडिया को 234। तो एनडीए की गवर्नमेंट का गठबंधन हुआ है, एनडीए सरकार बनने जा रही है जो बीजेपी लेड है। और इसमें जो है विभिन्न जो है पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाती है। गठबंधन का मतलब क्या है? विभिन्न पार्टियों का एक साथ मिलकर सरकार बनवाना, क्योंकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इस वजह से पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं। अब गठबंधन सरकार से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? फायदा जो है वो है जवाबदेहिता, जवाबदेहिता बढ़ती है सरकार की। और नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि भाई निर्णय लेने में देरी होती है। अब निर्णय लेने में देरी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन में, लागू करने में भी देरी होगी। तो योजनाओं का सही से लागू होना और उसका निर्णय लेना ये कठिन हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों पे भी कभी कभी जल्दी से त्वरित निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये गठबंधन की कुछ समस्याएं होती हैं। और जवाबदेहिता इसका सबसे बड़ा फायदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने किसको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुसुईया सेन गुप्ता, ऑप्शन बी विजय भारती सयानी, ऑप्शन सी स्नेहा दुबे, ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच। इसका जो सही आंसर है वो है विजय भारती सयानी। इनको भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम अन्य क्वेश्चंस को देखें, वो ऑप्शंस को, कांस फेस्टिवल में अनुसुईया सेन गुप्ता को पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और माधवी पुरी ब्यूच जो है सेबी की क्या है? चेयरमैन है। स्नेहा दुबे एक आईएफएस ऑफिसर है जो कि यूएन में हमें रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जानें, एनएचआरएस, ये जो है एक एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में उसके तहत बना। 12 अक्टूबर को इसका गठन हुआ 1993 में। तो ये एक एक्ट के तहत बना है। तो ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक्ट के तहत जो भी बॉडी बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, संविधिक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सांविधिक विधि के द्वारा बनी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होगा? वो सुप्रीम कोर्ट का या तो पूर्व अध्यक्ष, वो पूर्व चीफ जस्टिस रहा हो, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, या फिर जज, न्यायाधीश रहा हो पूर्व। इनमें से एक बनता है। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल, 70 वर्ष की उम्र तक रहता है। एक 6 लोगों की कमिटी इसको डिसाइड करती है और राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, एनएचआरसी विभिन्न संगठनों जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल इंटरनेशनल स्तर के, राज्य स्तर के सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। विभिन्न जैसे ओबीसी के लिए है नेशनल एनबीसी, एनएचवीसी, नेशनल शेड्यूल कास्ट, एससी, एनएससी, एनएसटी। तो विभिन्न जो कमीशंस हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन करके और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने से रोकता है या लोगों के राइट्स का सुरक्षा करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी ईएसए मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी सीएनएसए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी
यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने मिलके ही ये नासा के साथ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम बनाया है मून के लिए, ये डेवलप कर रहे हैं। और जाक्सा क्या है, ये जापान की है। इसरो आप सब जानते हैं इंडिया। और ये CNSA क्या है, चाइना का है स्पेस एजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए CBSE, ऑप्शन बी NVT, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी NVT, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर ये बना रहे हैं। यहाँ विभिन्न पुस्तकें ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकेंगी। ई पुस्तकालय एक अलग तरीके का डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं, बड़ी नेशनल स्तर की, भारत के पूरे संपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या प्रकाशन है उनको साथ ला के ये बनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हल्ला टॉम स्टोटिटर को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये टॉम स्टोटिटर हैं, डोटिट, नॉर्वे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी आइसलैंड, ऑप्शन डी इटली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आइसलैंड। आइसलैंड के ये देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइसलैंड क्या है, ग्रीनलैंड, इधर ग्रीनलैंड है और इधर आपका इंग्लैंड और ये फिनलैंड और इधर नॉर्वेजियन सी है। यहाँ पे आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड जो है इस वॉल्केनो से बना हुआ है, तो वॉल्केनिक इरेप्शन होते रहते हैं यहाँ। एक्टिव वॉल्केनो भी है यहाँ, कई वॉल्केनिक इरेप्शन हुए हैं या कई वॉल्केनिक इस आइलैंड पे इस देश में है। ठीक है, आज हम देखेंगे UN की एक दूसरी ऑर्गन के बारे में जानकारी लेंगे। हम अब तक 4 का डिस्कस कर चुके हैं, आज 5वां है और उसका नाम है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो जो UN का सचिवालय है उसके बारे में हम जानेंगे। और सचिवालय तो इसका हेड होगा एक, वो कौन होगा? महासचिव जिसे बोलते हैं हम, सेक्रेटरी जनरल। अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल इनके? एंटोनियो गुतेरेस। 2022 से ये कब तक रहेंगे? 2026 तक। उनका चयन कैसे होता है? चयन करता है जनरल असेंबली UN की। अब किसकी रिकमेंडेशन पे करती है? ये रिकमेंडेशन देता है अपॉइंट करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है और ये 5 साल के लिए होता है। 5 ईयर्स के लिए एक जनरल जो है सेक्रेटरी जनरल बनता है। बाकी इसमें पूरा स्टाफ आता है, ऑल स्टाफ जो है UN का वो इस सेक्रेटरीट के तहत आता है और काम करता है अपने। ठीक है, ये 9th जो है सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, 9th, ये भी आपको याद रखना है। ये आज का हमारा लेक्चर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उस पर जाके आप इस वीडियो, इस लेक्चर और अन्य लेक्चर्स के PDF देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप उनके लेक्चर्स भी देखिए। हमने सभी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स हम डाल रहे हैं लगातार, उनके PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और निरंतर अच्छी स्टडीज़ के साथ, एग्ज़ाम को पास करने की गारंटी के साथ हम हमारे साथ जुड़े रहिए।